पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाजरीन, मरियम सफदर साहिबा के वकील शाहिद हामिद साहब के दलाइल शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपना एक जवाब वहाँ पे जमा भी करवाया है मरियम सफदर साहिबा की तरफ से, और उसमें भी जो इतलात हैं कि मनी ट्रेल नहीं दिया गया। जवाब मेरे सामने पड़ा है, इसमें कहीं ये चीज़ नहीं आई कि मनी ट्रेल दिया गया। मोज़ैक फोंसेका जिस लॉ फर्म के डॉक्यूमेंट्स ICIG ने रिलीज़ किए, पूरी दुनिया में उनको ऑथेंटिक माना गया, उनको भी इस जवाब में चैलेंज कर दिया गया है। उसमें से चंद दस्तावेज़ात को डिनाई कर दिया गया है। अगर ये डिनाई हो गए हैं सारे, तो इनको साबित कैसे किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और साथ साथ नाज़रीन, एक सलमान शहबाज साहब ने कहा है कि फैमिली का जो बंटवारा था वो 2007 में हुआ एसेट्स का, तो फिर 2006 की कहानी का क्या मतलब है? इन सवालात का जवाब मालूम करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इससे पहले कि नाज़रीन आज के केस पर बात करें, आज हुकूमती वज़रा और हुक्मरान जमात के लोगों ने एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि सुबह दोपहर शाम ये लोग क्या करते हैं। आइए देखते हैं। सुबह दोपहर शाम रात आधी रात मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज करते हैं। ये झूठा, मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मरियम नवाज के हवाले से किया है। हर वक्त हर चैनल पे आप मरियम नवाज का नाम लेते हैं। तो मरियम शाम दोपहर होती है, तो मरियम शाम होती है, तो मरियम। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। जी नाज़रीन, आपने ये सुना असद उमर साहब से, इसका जवाब भी लेते हैं। आपने मरियम सफदर साहिबा को सुना, वो कहती हैं कि वो अपने वालिद साहब के साथ रहती हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया गया उसमें कहा गया कि वो रायवंड में शमीम एग्री फार्म्स अपनी दादी के पास रहती हैं। असद उमर साहब, ये हुक्मरान जमात कह रही है कि सुबह दोपहर शाम आधी रात एक ही नाम आप लोगों के पास है, क्या वजह है इसकी? देखें, मरियम जो है वो हमारी बहन है, कौम की बेटी हैं, और ये बदकिस्मती है कि इस वक्त इतनी तस्करा उनका किया जा रहा है। लेकिन इसकी वजह जो है वो कोई और सियासी जमात नहीं है। इसकी वजह जो है वो तो ख़ुद शाही ख़ानदान के फ़ैसले हैं। जो जर्मनी के अखबार में डॉक्यूमेंट छप रहे हैं जिसके अंदर मरियम साहिबा बेनिफिशियल ओनर दिखाई जा रही हैं, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं छापा, वो अखबार तहरीक इंसाफ की ओनरशिप नहीं है। अगर BBC की डॉक्यूमेंट्री में उसका जिक्र आ रहा है तो वो तहरीक इंसाफ BBC को कंट्रोल नहीं करता। वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अपनी बेटी के पीछे एक, मैं तो कहूँगा, छुपने की कोशिश की। ये बदकिस्मती की बात है। इसी तरीके से वालिद उनके जो हैं, हम सबको अपने वालिद मोहतरम भी होते हैं, अजीज़ भी होते हैं, उनका तो इंतकाल भी हो चुका है, ये फिर बदकिस्मती की बात है। लेकिन उनका नाम भी लाकर जो खड़ा किया पाकिस्तान की अवाम के सामने और कोर्ट के अंदर, वो मियाँ साहब ने खुद किया। वो कभी अपने वालिद के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, मरहूम वालिद के पीछे, कभी अपने बच्चों के पीछे। और जो सबसे बड़ी जो आज हमारे इंकशाफ हुआ कि अगर आपको याद हो कि जिस वक्त वज़ीर आज़म के वकील अपनी दलाइल दे रहे थे तो उनसे जब सवाल पूछे जाते थे मरियम साहिबा के बारे में, तो वो कहते थे कि उसके जवाब मरियम साहिबा के वकील देंगे। और मरियम साहिबा के जो वकील आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पर तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, तो हम क्यों जवाब दें उसका। तो उस वक्त तो ये नहीं समझ में आ रही कि बाप बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहा है या बेटी बाप पे इल्ज़ाम लगा रही है। अगर ये अपने खानदानी मसाइल ख़त्म कर दें तो हमें किसी को उनकी बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। आपने ये जो किया कि मखदूम अली खान साहब पे शाहिद हामिद साहब ने कहा कि जी उनके आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, शायद ये एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। सलमान राजा साहब जो हुसैन नवाज़ के वकील हैं,
वकालत हुक्मरान ख़ानदान की वकालत लेने से पहले उनके कुछ ख्यालात थे इस हवाले से कि जब मरियम सफदर साहिबा के हवाले से केस आएगा तो क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है, आइए वो देखते हैं। जो साहबजादे हैं या जो वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि आप ये हमारे सामने रख दीजिए कि रकम किस तरह हासिल की गई और किस तरह इसको इस्तेमाल किया गया इन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए, बशर्ते ये कि वो फ्लैट्स की मिल्कियत को तस्लीम कर लें, तो फिर तो मामला वाज़े हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, कोई मुबहम जवाब दिया जाता है, तो उसके ज़ाहिर है सियासी तो असरात होंगे, मीडिया पे उस पर तबसरा होगा और जो भी उसकी सियासी कीमत है वो अदा करना होगी। लेकिन कानूनी तौर पे फिर ये होगा कि आपको शवाहिद हासिल करने के लिए उस तमाम पैसे की जो तरसील का जरिया था उसको कुरेदना होगा, उसके लिए पैनमा जाना होगा। वो एक बहुत तवील और मुश्किल काम होगा और मैं नहीं समझता कि कोई भी कमीशन हमारे कवानीन के तहत कायम शुदा या हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कायम शुदा पैनमा में जाके उनके कवानीन को फलांग सकेगा। जो राजदारी के मामलात को खुफिया रखने के उनके कवानीन है, वो उस दीवार को फलांगना या उसमें छेद करना बहुत मुश्किल होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, ये सलमान अकरम राजा साहब ने उस वक्त मीडिया से बात की जब वो हुक्मरान ख़ानदान के वकील नहीं बने थे। यही स्ट्रेटजी नजर आई आपको? जी वो तो बिल्कुल वाज़े नजर आया। देखें, सबूत दिए नहीं जाते, लोग जो हैं तनकीद करते हैं, कुछ सहाफ़ी भी तनकीद कर रहे हैं कि कोई वज़ीर आज़म के दिफा के अंदर सबूत दिए नहीं गए, थोड़ी सी ज़्यादती कर रहे हैं। सबूत दे के उन्होंने और अपने जो मौक्कल हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल करनी है। अभी तक एक दस्तावेज़ जो है वो सबूत के तौर पे पेश किया गया है, वो दुबई की स्टील मिल का जो राजीनामा, जो MOU हुआ था, और उसके बाद से आप देखें कि जो मसाइल उनके बाद खड़े हुए हैं, तो सबूत तो है नहीं। तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म के वकील थे, उनकी सारी बहस थी वो इसके ऊपर थी कि आइन की कौन सी शिक के मुताबिक मेरे मौक्कल यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की किस जुर्म को पकड़ा नहीं जा सकता। वो मुझे किसी ने बड़ा खूबसूरत ऐसे कहा था, सराइकी से इंटरेस्ट है जी चंद साहब, एक किसी ने बड़ी अच्छी लिखी, उसने कहा जी इस्तिस्ना का जो वज़ीर आज़म के वकील ने मांगा है वज़ीर आज़म के लिए, इस्तिस्ना का सराइकी तर्जुमा क्या है। उन्होंने कहा इसका तर्जुमा यह है कि चोरी तो की थी हा, पर मेरे को माफ़ कर छोड़ो। तो चोरी की है लेकिन मुझे माफ़ कर दें। तो वज़ीर आज़म के जो वकील हैं उनकी मुश्किल होगी, बहुत अच्छे वकील हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन वकील हैं, महंगे तरीन वकील हैं, लेकिन अगर दिफा करने को कुछ ना हो तो फिर ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। नदीम अफजल चंद साहब, एक तो जो हुक्मरान जमात ने आज बात की, सुबह दोपहर शाम रात PTI के पास एक नाम है और असद उमर साहब के आपने आर्गूमेंट सुने, आप असद उमर साहब से एग्री करेंगे या नून लीग का जो मौक़िफ़ है उससे? देखिए, दो चीज़ें जो उन्होंने कहा है ना कि मरियम नामा पढ़ा जाता है, तो मेरे ख्याल में ये मकाफ़ात अमल है। कभी वो भी इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर उनका एक गर्दान होती थी, पूरी मीडिया कैंपेन होती थी, तो मेरे ख्याल में उनको उसकी एक ही सज़ा आज मिल रही है, मेरा ज़ाती ख्याल। रहेगी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो बड़ा सादा सा केस है। अरशद साहब कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में मैं तो बात कर चुका हूँ कि प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट हो चुका है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में आपने मोरालिटी के बेस के ऊपर डिसीजन दिया और ऑनरेबल जजेस उस बेंच के भी, इसमें भी इज़्ज़त माप जजेस शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में किसी जज को जो अपना केस लॉ होता है वो उस PLD से निकाल के दोबारा लिखना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो बहुत आसान होता है, वो बाइंडिंग होती है उनके ऊपर। और इसलिए मैं तो नहीं समझता कि किसी हवाले से वो बच जाए। और ये जो बहस छड़ी जा रही है कि जी मियाँ साहब का नाम कहाँ है, सीधी सी बात है, सारी दुनिया को पता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मियाँ साहब हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अब्बास शरीफ, सारे मियाँ शरीफ साहब के घर में रहते थे। पहले मार्टाउन घर था, फिर रायमंड शिफ्ट हो गए, वहाँ इकट्ठे रहते हैं, साथ घर हैं। मैंने भी देखे हुए हैं वो घर, जिससे जो गया उस सब ने देखे हुए हैं। और मरियम साहबा खुद मान चुकी हैं कि मैं वालिद साहब के साथ रहती हूँ। अब अदालत देखना यह है कि अदालत अब कहे कि ये लीगल पोजीशन क्या है। ये लीगल पोजीशन एक अलहदा चीज़ है, मॉरलिटी बेस एक अलहदा चीज़ है। पूरी कौम से, आम आदमी, अनपढ़ आदमी से भी पूछ लेना कि क्या केस है, आपको आम आदमी रेडी वाला भी इस केस का बता देगा। और प्रेमा फशाई बादियो नज़र में क्या है, प्रेमा फशाई भी एक ला की लफ्ज़ है ना, तो बादियो नज़र के मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं जो आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो धमकियाँ ना उनका मैं सुन रहा था,
वो किताब के वर्क जो पढ़ा रहे थे वो यकीनन जजेस को धमकियां दे रहे थे। ये अगर आप इजाज़त दें मैं बता देता हूँ एक सुनवा दफ़ा दें, सुनवा नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कल ये बात की थी कि किताब के सफ़ों के हवाले से, और इसका बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने गालिबन 12 जनवरी को एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि वज़ीर आज़म की किताब के चंद सफ़े शायद गायब लगते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी जो कौम से खिताब किया था और पार्लियामेंट में तकरीर की थी, उसमें कहा था कि ना मेरी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है। उस हवाले से ये ऑब्जर्वेशन 12 जनवरी को आई थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा, आइए ज़रा सुनते हैं। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें। तज़हीक नहीं करवाएंगे, तज़हीक नहीं करवाएंगे जी, तज़हीक नहीं करवाएंगे। किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखें, बिल्कुल तज़हीक नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है वो बता दें कि ये मनी ट्रेल साबित कर दें। तज़हीक कौन करेगा? मेरे ख्याल लोग माफ़ी मांगेंगे अगर वो बता देंगे तो। अगर ये प्राइस बॉन्ड का बता दें तब भी लोग माफ़ी मांगा कर। ये ख्वाजा साहब की बात, मुझे उनकी ये धमकी, आज वो दौर नहीं है। पहले एक वज़ीर फ़ायज़ी साहब कमीशन के ऊपर धमकी दे चुका है, एक वज़ीर साहब आज किताब के वर्क पढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि लोग देखेंगे कि क्या सारी जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे साथ सिलेक्टिव जस्टिस और सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन हमेशा होती रही है। तो सेम केस आ गया है एक और प्राइम मिनिस्टर का। तो कौन सा खत अभी तक लिखा जा चुका है? एक खत के लिए जब वज़ीर-ए-आज़म, मैं तो नहीं देख रहा कि अभी मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, वो बेंच देखूंगा, उस कोर्ट रूम में मैं जाकर देखूंगा जहां मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाता था। मैं ज़रूर कल कोशिश करूंगा जाने की कि आज उस अदालत का माहौल कैसा है। क्या एक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त फैसला, चंद दिनों की बात है, और इस जुडिशल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्रिटिकल है। आप मैं क्विकली मैं ये कह दूं कि ये जो साद रफ़ीक कह रहे हैं ना, इसको इस तनाजुर में देखें कि 1997 के अंदर भी, 97 था या 98 था, उसके अंदर जो है वो वज़ीर आज़म को बुलाया गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था और सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया था। लोग अंदर घुस गए थे, जजों को भागना पड़ गया था, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि वज़ीर आज़म को बुला के उनको तज़लील करने की कोशिश की जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। ये साद रफ़ीक वो याद दिला रहे थे पाकिस्तान की अदलिया को, आला अदलिया को। लेकिन साद रफ़ीक याद रखें, ये 2017 है, ये 1997 नहीं आप है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फुटेज भी इस वक्त चल रहा है जिसका आप गालिबन जिक्र कर रहे हैं। जितने आप दोनों सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, कितने सीरियस है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात, और इसका क्या कोई नोटिस लेगा? देखें, इस वक्त नज़र आ रहा है, और साद रफ़ीक अकेले नहीं है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने भी धमकी दी सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धमकियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, अपने अपनी आरा दी जा सकती हैं, लेकिन धमकी नहीं दी जा सकती। आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जजेस को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए, अपने फैसले में बताना चाहिए कि क्या वो इन धमकियों का नोटिस उन्होंने लिया है या क्या, और वो डरे हैं या कौम के साथ हैं या किसके साथ हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, अरबों खरबों की बात है। और अरशद शरीफ भाई, जो जेलों में लोग पड़े हुए हैं, आज आप उनके जो एक साइकिल चोरी में, एक भैंस चोरी में, एक ये में, आप छोटे छोटे जराइम में लोग पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बेचारे अपने केसेस का इंतजार कर रहे हैं। इस केस के पीछे पता नहीं कितने लोग पनामा, और भी 400 बंदा है ना जिसका नाम है पनामा, वो सारा केस रुक गया। तो क्या अब ये देखना यह है कि किसी बड़े आदमी को सिर्फ 12 सबूत, कारे सबूत, एविडेंस, इन चक्रों में आप कहाँ तक जाएंगे? फिर कोई नहीं मानेगा। मैं सच्ची बात बताऊं कि बड़ा अजीब होगा, और एक भयानक दौर आएगा अगर खुदा न खास्ता को ऐसा फैसला किया गया जो कौम की उमंगों के मुताबिक ना हुआ। कौम की उमंग क्या है, कौम की चाहत क्या है, लोगों की सोच क्या है, वो जाकर आप अपने ड्राइवर से लेकर काम रेडी वाले, काश्तकार, हारी, छोटे दुकानदार से पूछ लें, हर लेमैन से पूछ लें। लेकिन अदालत ने तो फैसला सबूतों पे करना होता है ना। आज भी जो शाहिद हामिद साहब का जवाब आया, और कई ऑब्जर्वेशन भी थी कि जी मनी ट्रेल कहीं पेश हुआ असद उमर साहब? आज भी
तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सबूत देने की उन्होंने एक दफा कोशिश की थी, उस गलती से वो सीख गए, वो आइंदा कभी दोबारा मनी ट्रेल तो नदीम अफजल चंद साहब आ नहीं रहा, उन्होंने तो मोज़ैक फोंसेका के डॉक्यूमेंट्स एक का वो भी डिनाई कर दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं ये देखें आप कमाल की बात कि वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर वजीर आजम बरतानिया का आके खड़ा हो गया पार्लियामेंट के अंदर, उसने जवाब अपने देना शुरू कर दिया। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आइसलैंड का वजीर आजम जो है वो इस्तीफा देके घर चला गया, जिस डॉक्यूमेंट को व्लादिमीर पुतिन रशिया का सदर जो इतना तगड़ा आदमी है वो नहीं चैलेंज कर सका, वो डॉक्यूमेंट जिनको इन्होंने खुद पहले 7 महीने नहीं चैलेंज किए, वो आप सोचें कितनी दीवार के साथ लग चुके हैं कि अब आखिरी चीज उनके पास ये रह गई है, वो कहते हैं जी हम मानते ही नहीं। भाई वो जर्मनी के अखबार को जाके सू कर दें, बीबीसी को सू कर दें, अरबों रुपए कमाएंगे, अगली 2 नस्लों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, इनसे ट्रेल मांगने की बजाय ये जो पनामा की वेरिफिकेशन है, जजेस यही बेंच के लोग थे ना जो कहते थे कि लेटर लिखा, जो अटार्नी जनरल ने लेटर लिखा था, फिर दूसरे अटार्नी जनरल के लेटर को विड्रॉल के ऊपर सजा प्राइम मिनिस्टर को दी, तो आप अभी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम आया है तो आप लेटर लिख के खुद जजेस वेरीफाई करवा लें पनामा के ऊपर कि ये बात ठीक है, ये गलत है इसमें। और अब ये कहना कि मैं बाप के साथ नहीं हूं, मैं बेटे के साथ नहीं हूं, या मुझे बेटे ने कर्जा दिया, दादे ने पोते को दिया, वो तो मोहब्बत है ना, वालिद साहब की मोहब्बत है। जवाब में लिखा हुआ है कि वालिद साहब की बेपनाह मोहब्बत है, इस वजह से ये तोहफे तहफ का एक्सचेंज होता है। हमें मोहब्बत पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बाप बेटियों को होती है, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है ना। बहस है कौम के पैसों के ऊपर, बहस है जो खरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं, जो खरबों रुपए हैं पाकिस्तानी अवाम के, अगर जायज़ होते, इत्तेफाक फाउंड्री से कमाए गए होते तो यकीनन उसके टैक्स रिटर्न में होते। इसका मतलब है कि ये लोगों की जेबों से आए हुए हैं। इत्तेफाक फाउंड्री की टैक्स रिटर्न में बेटे की बाप की कुछ बेटे की बाप की मोहब्बत का तो कोई सवाल ही नहीं है, हर बेटे को बाप से मोहब्बत होती है, लेकिन पाकिस्तान के कितने बेटे 50 करोड़ रुपए के ताइब भिजवाते हैं। लेकिन आपने बैरून मुल्क का पैसों का जिक्र किया नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को आज एक दफा फिर स्विस अकाउंट्स में पड़े हुए कोई $60 मिलियन अचानक याद आ गए। उनकी आवाज आ रही थी, किस तरह आवाज आ रही थी शहबाज शरीफ साहब को, आइए सुनिए। $60 मिलियन स्विस बैंक्स में आज भी पुकार कर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों पैसा तो तुम्हारा है, आके ले जाओ और वापस पाकिस्तान में ले जाकर खर्च करो। जी नाज़रीन, आपने सुना, पुकार के कह रहे हैं $60 मिलियन। तो मैं, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास हुकूमत है, वो क्यों नहीं लाते? सर ये तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं ना, वो पैसे वापस नहीं लाकर। अगर वो पैसे पाकिस्तानी कौम के समझते हैं, इसका मतलब है वो कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो भाई के मैं पीपल्स पार्टी के वर्कर से, भाई अगर कौम के पैसे हैं तो मियां साहब आप ले आए, FIA आपके पास है, इंटरपोल आपके पास है, नैब आपके पास है, आप बिस्मिल्लाह करें, ले आए, ट्रायल करें उसके आप ऊपर। वैसे क्या समझे इन $60 मिलियन पे? देखिए, मैं समझाऊं कि 11 साल आसफ अली जरदारी जेल रहा है, मैं समझ हूं कि आज भी हमारे वज़रा, हमारे ब्यूरोक्रेट जेलों में है। पीपल्स पार्टी के साथ जिसका पास से भी गुजर गया वो आज भी यहाँ जेलों में है या अदालतों के चक्कर लगा रहा है। जब इनके वज़ीर आज़म को नोटिस दिया जाएगा या ये अदालतों में आएंगे तो फिर मैं बैठ के वो दोनों आपको कहूंगा कि एक टीवी के ऊपर पीपल्स पार्टी की फिल्म चलाएं, एक पे नून लीग की चलाएं, तो फैसला आपको खुद यही जज है, यही अदलिया, यही आप तो बिल्डिंग ये है। समझे, लेकिन असद उमर साहब, क्योंकि FIA की जो रिपोर्ट है उसमें कोई $50 मिलियन का स्विस अकाउंट्स में जिक्र है, आप क्या समझे इस हवाले से? सर पैसा जरदारी साहब का है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। स्विस कोर्ट के अंदर तो शरीफ फैमिली का तो कोई पैसा नहीं है, इंडाइटमेंट हुई है। माशाल्लाह से मुकाबला इनका सख्त है, इनका ज्यादा है, ये कम है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को तो आप कम से कम, अरशद आपको सलूट करना पड़ेगा। कौम के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने बड़े भाई के ऊपर इतनी बड़ी फर्द जुर्म आयद की है। वो कह रहे हैं स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, चीख के कह रहे हैं पाकिस्तानी ले लो। पाकिस्तान की अवाम ने तो नहीं लेना, पाकिस्तान की हुकूमत ने लेना है। हुकूमत के सरबराह उनके भाई हैं, 3.5 साल हो गए उनकी हुकूमत को, यानी कि वो फर्द जुर्म लगा रहे हैं कि मियां साहब आप कौम का पैसा जो है, जो लूट के ले जाया गया, उसको वापस लाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। असद उमर साहब, आपने एक दस्तावेज जमा करवाई है FIA की रिपोर्ट 1998 की, उसमें एक $50 मिलियन का जिक्र है जो मियां शरीफ साहब का स्विस अकाउंट्स में पड़ा है और वेगमुलर और अर्शपेकर उसको मैनेज कर रहे हैं। वो $50 मिलियन का जिक्र जो आपने बतौर एविडेंस जमा करवाया, नईम बुखारी साहब ने कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, उस तरफ तो इशारा नहीं था ये? सर ये जैसे मूड में हो सकता है उसकी तरफ भी इशारा हो रहा हो। आपने उनके बेटे ने भी जो की है अपने ताया के साथ, वो आपने देख ली ना, वो बेटे पूरा ने क्या किया है? सर वो पूरा केस ये खड़ा कर रहे हैं कि जनाब 2006 के अंदर ये जो असासे बांटे गए थे खानदान के अंदर, उस बंटवारे के नतीजे के अंदर ये असासे जो हैं हुसैन नवाज के पास आए थे। सुलेमान शहबाज ने आके कौम को बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं,
बंटवारे तो हुआ 2007 में था। तो ये मुझे लग रहा है वालिद साहब भी और उनका बेटा भी, उन्होंने देखा है कि उनका भाई जो है ना वो इस वक्त जमीन पर है, मरियम की सियासी जो जायदाद है वो खतरे में है, और इन्होंने फैसला किया है कि हमने इससे पूरा फायदा उठाना है और आखिरी छुरा हमने घोंपना है। आपने जिसका जिक्र किया नाज़रीन, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सलमान शहबाज साहब गए थे और उसमें उन्होंने 2007 के हवाले से, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के हवाले से क्या बात की, आइए ज़रा सुनते हैं। हमारी फैमिली की शाहजेब साहब डिवीज़न जो है वो बैक इन 2007 बड़ी एमिकेबली जब जद्दा में एग्जाइल में थी तब हुई, और सारे फैमिली एसेट्स जो हैं वो इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। जी नाज़रीन, आपने ये बात सुनी। नदीम अफजल चंद साहब, कतरी शहजादे का ख़त कहता है जी 2006, पूरा केस असद उमर साहब कह रहे हैं उनका 2006, सलमान साहब ये 2007 में क्या कह रहे हैं? सलमान साहब ने शायद वफाकी सूबाई महकमे बांटे हो कि वफाक में कमीशन आपने लेनी है, सूबे में हमने लेनी है। ये बंटवारा ज़रूर हुआ है उनका, मिलों का ये बंटवारा ज़रूर हुआ है कि फ़लाँ यूसुफ शुगर मिल काश्तकारों का 80 करोड़ आपने खाना है, सरगोदा वाली का, मदीना का और बरादर शुगर मिल बाकी हमने किसानों का चूसना है। बंटवारा क्या है? बंटवारा तो इस कौम का हुआ है। बंटवारा, मैं तो इस जुडिशल सिस्टम हो हमारा, अशराफिया को जो पकड़ नहीं सकता, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो जो किसी ताकतवर का एहतसाब नहीं कर सकता, तो बंटवारा तो इस इदारों का होने वाला है। और मेरे ख्याल में ये बहुत, इससे बेहतर चांस नहीं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मिल सकता और पाकिस्तानी कौम को भी। अगर खुदा न खास्ता इस दफ़ा को क्लीन चिट मिल गई तो फिर अदलिया के पास इंसाफ लेने के लिए कोई नहीं जाएगा। आप इसी का जिक्र कर रहे थे 2007 का, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए सिग्निफिकेंस यही है ना कि वो जो एक लीरी जिसको मैं बोलता हूँ खत कतरी शहजादे का जो पेश किया गया सबूत, तो उसमें कख कुछ नहीं है, जजेस ने उसी दिन बोल दिया था। लेकिन उसमें जो कोशिश की गई, वो कोशिश ये कहानी सुनाने की कोशिश की गई कि जी दादा के पैसे थे, वो अपने वेल्थ टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाते थे, मुजरिम वो थे, और वो जिस वक्त इंतकाल के बाद वसीयत के मुताबिक वो दे के गए तो बंटवारा हुआ असासों का, तो लंदन के ये जो अपार्टमेंट्स थे अरबों रुपए के, वो हुसैन नवाज को दे दिए गए। सलमान शहबाज तो कहते हैं कि 2007 तक वो बंटवारा हुआ ही नहीं, तो ये 2006 के जो असासे हैं ये तो उनका नतीजा हो नहीं सकते। कतरी शहजादे का खत का जो हशर हुआ है वो आपको पता है, वो मनी ट्रेल वहां से कोई नहीं बनती। लंदन जद्दा वाली कहानी से खुद फिर चुके हैं, और वो शायद इसलिए फिरे थे कि उनको पता हो कि यार अजीजिया का अगर कोई भी जाके जो जद्दा की स्टील मिल है वो रिकॉर्ड देखेगा, उसमें तो मिल में खसारा हो रहा था, उससे क्या खाक पैसा किसी ने बनाना था। उसके अलावा इन्होंने उससे कहीं ज्यादा बड़ी मिल जो है वो सऊदी अरेबिया में उसके अगले साल लगाई, हिल मेटल के नाम से, जो आज तक इनके पास है। तो अगर वो उससे पैसा कोई मिला भी था बेचने से, तो वो तो पैसा सारा वहां पे लग गया, वो भी फिर पूरा नहीं होता। तो मनी ट्रेल तो कहीं से बनती ही नहीं। तो कहानी जो बनाने की कोशिश की गई वो यही थी, असासों के बंटवारे वाली। वो सलमान शहबाज ने आके वो वाली कहानी जो है उसको भी गिरा दिया। तो ये आप फिर बोलते कि अंग्रेजी के मोटे मोटे लफ्ज भी इस्तेमाल किए थे, कोई एमिकेबली और जस्टिफाइबली। जरा दोबारा सुन लेते हैं कि एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे। सलमान शहबाज साहब 2007 में फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे हुई, आइए नाज़रीन देखते हैं। हमारी फैमिली की शाहजेब साहब डिवीज़न जो है वो बैक इन 2007 बड़ी एमिकेबली जब जद्दा में एग्जाइल में थी तब हुई, और सारे फैमिली एसेट्स जो हैं वो इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। एमिकेबली, इक्विटेबली क्या मतलब है इन अल्फाज के? मतलब भाईचारे से हुई और इंसाफ की बुनियाद पर हुई। तो दादा जान ने तो सब कुछ हुसैन नवाज को दे दिया। अच्छा, ये जो दूसरे बच्चों को क्या मिला, उन्होंने इस प्रोग्राम में बाई थी ये भी इन्होंने वादा किया था कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो पेश कर देंगे, तो अब कौम को उसका भी इंतजार रहेगा। वो और बात है कि ताया जान ने जो कौमी असेंबली के अंदर आके खड़े होकर सारी कौम के सामने कहा था कि तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं और उन तमाम दस्तावेजात की राय आपको नजर आ जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पर्चियों के ऊपर कारोबार होता था। तो ये भी कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एमिकेबल सेटलमेंट थी ये भी किसी पर्चियों पे आखिर में निकले। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो 1970 में जिस खानदान के पास सिर्फ 70, 80, 90 हज़ार रुपया था, उसके पास ऐसा कौन सा मैजिक फार्मूला है कि दोबारा से वो इतना बड़ा कारोबार इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर 99 कू के बाद हुसैन नवाज साहब खुद कहते हैं कि जनाब चंद रुपए थे हमारे पास, उसके बाद फिर अरबों की जायदाद बन जाती है। ये कौन सा फार्मूला है और क्या क्या इस हवाले से कहता रहा है हुक्मरान ख़ानदान, आपको बताएंगे एक वफ़े के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि शरीफ ख़ानदान के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि जिसके बाद इतना कारोबार, और कहते हैं कि जी सिर्फ 90,000 रुपये रह गए थे और उसके बाद फिर अरबों रुपए बन जाते हैं, फिर कारोबार ख़त्म हो जाता है, फिर अरबों रुपए बन जाते हैं। इस हवाले से सलमान शहबाज साहब ने क्या बताया कि 1970 में शरीफ ख़ानदान के पास नेशनलाइजेशन के बाद कुल कितने पैसे थे, आइए देखते हैं। 1970s में 10,000 बंदा काम करता था। जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया तो फैमिली को तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली। 90,000 रुपया उस वक्त पूरी फैमिली, 7 फैमिलीज के पास बचा था। जी नाज़रीन, आपने ये सुना। फिर उसके बाद 99 का कू हुआ और एक मुआहिदा करके बाकायदा तौर पे सऊदी अरब चले गए। उस वक्त हुसैन नवाज ने बताया कि फैमिली के हालात क्या थे, आइए देखते हैं। मैं जिस वक्त यहाँ से वहाँ गया, आप खाली जेब थे। मेरे पास कोई ख़ास जो है ना अपना ख़जाना नहीं था जिसमें आपकी पूरी फैमिली खाली जेब थी। यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खाली जेब थे, यानी अपना इंसान को थोड़े बहुत इस्तेमाल के लिए जो है ना अपना पैसे रखता ही है जो है ना अपने पास। जी नाज़रीन, आपने सुना नदीम अफजल चंद साहब कि खाली जेब होते हुए अरबों रुपए कैसे बनते हैं। अच्छा, मैं कंपनसेशन के बारे में मैं रिसेंटली पिछले दिनों कनाडा गया हुआ था। वहाँ जवेद तलत साहब मुझे मिले, सीनियर ब्यूरोक्रेट। वो उन ज़मानों में कोई एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी थे जब ये कंपनसेशन की बात हुई। तो वो कहते थे मियाँ शरीफ साहब मेरे खुद दफ्तर चल कर आए और इतनी कंपनसेशन के ऊपर फिर उनकी सिफारिश जो आई, उन्होंने मुझे नाम भी बताया किसने मुझे फ़ोन किया, फिर कंपनसेशन इन्होंने ली। जनरल ज़ियाउल हक ने दी थी। जनरल ज़ियाउल हक ने दी और अच्छी खासी इनको दी गई थी। ये कहते थे थोड़ी है, जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी भी कंपनसेशन दे, जो हमने एक्सपोर्ट किया बिका। बहरहाल ये कोई इनका झगड़ा था, काफ़ी देर चलता रहा, लेकिन कंपनसेशन इनको मिली। है सलमान शहबाज साहब की खबर गलत है। दूसरा, अब क्या सवाल था आपका? खाली जेब होके फिर अरबों रुपए कैसे बनते हैं? 1970 का भी आपने सुना। खाली जेब में देखें, जब पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर होते हैं ना आप, तो आप अब हुसैन नवाज हो, हसन नवाज हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो या हमजा शहबाज हो, सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। ये इनकम टैक्स या इस चक्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उन्होंने रखे वो उन बचाने के लिए किसी ने लोन लिया, किसी ने गिफ्ट लिया, किसी ने फैमिली डिवाइड की, किसी ने एमिकेबली डिवीजन की। एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये लाहौर से किसी बच्चे से भी पूछ लें तो वो आपको बताएंगे कि ये कौन कौन इनका डिपेंडेंट है, कौन कौन इंडिपेंडेंट है। जो इनके बेचारे इंडिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके घर के साथ ही अगर वो रहते हैं, उनकी हालत देख लें और इनकी हालत देख लें। एक ही बाप की औलाद है, एक ही बिजनेस, छतरी तले बिजनेस था, तो बाकी की हालत देख लें और इनकी देख लें। 7 फैमिलीज थी और उसमें से एक सिंपल सी बात है ना, एक ही बिजनेस साहब था ना, जो कहते हैं 1970 में हमारा इतना बिजनेस था, उनका भी उतनी था, इनके कजन्स का भी। कोई इनकी मासी का बेटा है, कोई फुफो का बेटा है, कोई चाचू का बेटा है, वो बेचारे उसी लाइन में माल टाउन में रहते हैं। उनकी हालत देखो, 7 फैमिलीज के मिला के 90,000 थे। तो फिर अब इस वक्त आप किसके ऊपर बहस कर रहे हैं? बहस छोड़े, इनको ये साबित हो चुका है, अब ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड होना चाहिए। आप पाकिस्तान को जो पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, जो आवाम को इलाज नहीं मिल रहा, म्यू हॉस्पिटल के अंदर जो मशीन कोई नहीं है काम की, जो डॉक्टर प्रोफेसर एहतजाजन रिजाइन कर रहे हैं, म्यू हॉस्पिटल के सर्जन 5 सर्जन रिजाइन कर गए, ये इन्होंने कौम को जाया हुआ। इसमें तो ये बचेंगे नहीं, एक चीज बचेगी, या ये बचेंगे या इनको बचाने वाले नहीं बचेंगे। ये मैं आपको ओपन कह रहा हूं। मैं एक आपसे वही सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के गुरु भी माने जाते हैं। 7 फैमिलीज 90,000 रुपया, 12,850 रुपए तकरीबन एक फैमिली के आते हैं। 12,850 रुपए से बिलियंस का कारोबार कैसे बनता है? देखें, जो एक कहानी पेश की गई है ना मुल्क को, वो ये है कि एक ख़ानदान है जो ऐसी बिजनेस के अंदर महारत रखता है कि शायद दुनिया में किसी ने देखी नहीं, और जिस चीज़ को वो हाथ लगाएं, जिस कारोबार को हाथ लगाएं, वो सोना बन जाता है। हकीकत क्या है? दुबई के अंदर स्टील मिल लगाई, दुबई की स्टील मिल जो है वो उसमें इतना खुसारा हुआ, वो देनी पड़ गई, बैंकों को पैसा नहीं पूरा, बेचने के बावजूद बैंकों का पैसा नहीं पूरा कर सके। अजीज़िया की स्टील मिल लगाई, अजीज़िया की स्टील मिल खसारा करती रही, बेचनी पड़ गई। हुदैबिया इनकी वाहिद कंपनी है जिससे बाहर से बैंक से कर्जा लिया गया, इसलिए उसकी असल कहानी को निकल आ गई। हुदैबिया बैंकरप्ट हो गई, उसके एसेट यही मेफेयर के अपार्टमेंट जो हैं ये गिरवी रखे हुए थे, ये अटैच कर दिए गए। हकीकत ये है कि जो जिस बिजनेस को हाथ लगाए वो बिजनेस नाकाम हुआ है। ये कंपनियां जो हैं इनका काम बिजनेस करना नहीं, ये कंपनियां हैं फ्रंट जो सामने रखी गई हैं, और जो असल मालो दौलत आ रही है वो इनके जरिए गुजारी जा रही है।
ये बताने के लिए लोगों को कि बहुत बड़ी एक बिजनेस एम्पायर है, बहुत बड़ी एक सनती एम्पायर है, कि क्या मंशा साहब और दाऊद और ये सब होंगे जो ये खानदान आप है। चंद्रन जर्सी का हवाला दे रहे हैं, जो स्टेट बैंक ने 10 अप्रैल 2016 को माना कि $20 मिलियन उस ऑफशोर कंपनी के जरिए चौधरी शुगर मिल, जिसके शेयर्स अभी भी नवाज शरीफ साहब के पास है, उसके लिए रेज किए गए। ये इस तरह का मामला है जिसके लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी जो है वो गई लंदन की एजेंसी को कि हमें सस्पिशन है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है चौधरी शुगर मिल। और ये चौधरी शुगर मिल वो वाली कंपनी है जिसके मियां साहब खुद बराए रास्त रमजान शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल 2011 अगस्त का लेटर है वो। अच्छा, वो आपको पता ना, मैंने कायमा कमेटी के अंदर उसके ऊपर सवाल उठाया था, उसमें मेरे ख्याल में 2 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा था हम कानूनी माहिरीन से पूछ के बताएंगे कि आपको जवाब दे सकते हैं। 2 महीने हो गए, मैं इंतजार कर रहा हूं कानूनी माहिर इनके कब बताएंगे, इनको जवाब देंगे। भाई अगर खुली देखिए हर चीज के अंदर हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही हो रहा है। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं जिसके पास आप सच्चा जवाब देने को तैयार है ना, तो 2 मिनट नहीं लगते। वो जो सलमान अकरम राजा साहब भी जो कह रहे हैं ना, वो भी दुरुस्त बात नहीं करे। वो कह रहे हैं कि पनामा के कानून को फलाना मुमकिन नहीं होगा। बहुत आसान है, जिसके असासे हैं, अगर वो खुद अपने हाथ से लिख के दे दे कि यार ये अरशद शरीफ मेरे बारे में सवाल पूछ रहा है, इसको जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए दे दो, तो किसी बैंक को, किसी कंपनी को क्या इतराज हो सकता है। सिर्फ इतना सा सादा सा काम मियां साहब ने एक खत साइन करना है, सुप्रीम कोर्ट को देना है, जी मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। नीलसन नेस्कॉल के जिस दिन से खरीदी गई है उस दिन के रिकॉर्ड मंगवा लें, देख लें आप, हमें तो छुपाने को कुछ है नहीं। कर देना मियां साहब, बड़ा सादा सा मशवरा दे रहा हूं। ये तो उस वक्त मुमकिन होगा जो मैं अगले सेगमेंट में आपसे सवाल करूंगा, उसकी पॉसिबिलिटी आज सुप्रीम कोर्ट में रेज भी हुई। लेकिन एक याददाश्त का सवाल है, सलमान शहबाज साहब जब कहते हैं कि जी 2007 में एसेट्स हमारे फैमिली के डिवाइड हो गए, लेकिन 2014 में नाजरीन इन फ्लैट्स के हवाले से सलमान शहबाज साहब की शायद याददाश्त इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। 2014 में क्या कह रहे थे मेफेयर अपार्टमेंट्स के बारे में, आइए सुनते हैं। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये 2014 में कह रहे थे। अभी कल की जो उन्होंने बात की, एक दफा दोबारा उसको देख लेते हैं। और अब हवाला किसका दे रहे हैं? 2007 का। जरा इन दोनों को दोबारा देखते हैं। 2007 का क्या हवाला दिया सलमान शहबाज साहब ने, आइए जरा देखते हैं। हमारी फैमिली की शाहजेब साहब डिवीज़न जो है वो बैक इन 2007 बड़ी एमिकेबली जब जद्दा में एग्जाइल में थी तब हुई, और सारे फैमिली एसेट्स जो हैं वो इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और नाज़रीन 2014 में क्या कह रहे थे, जरा दोबारा सुनते हैं। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। नदीम अफजल चंद साहब, लाएं, बताएं, कोई प्रूफ दिखाएं। लाइन बताएं, प्रूफ इन्होंने दिखाने, हमने तो नहीं दिखाने ना। कौम के सामने तो आ चुकी, ये कहें कि झूठ है भाई, लिख के दे दे। अब तो मान चुके ना हमारी हैं। वो तो खुद कह रहे 2006 में हमने ली थी। इसमें तो उनके बयानात सारे सामने रखे, तो उनकी औलाद खुद ही इन्वेस्टिगेशन उन्होंने मुकम्मल कर दी है। 2014 में कौन से? 2011 मरियम सफदर साहिबा कहती हैं जी कुछ नहीं है, कहां से निकाल के ले आते हैं। सलमान शहबाज साहब ये बात करते हैं, फिर कहते हैं जी 2007 में डिवाइड भी हो गई थी सारी चीजें। अच्छा, याददाश्त वापस कैसे आती है? देखिए, इससे 2 नतीजे रख किए जा सकते हैं ना। इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि ये गलत बयानी कर रहे थे 2014 में, ठीक है, या ये है कि वो जो खानदानी असासों का बंटवारा हुआ है ये उसका हिस्सा ही नहीं थे, इसलिए इनका नहीं पता था, बाकी असासों का पता था। ये तो मियां साहब की अपनी जो जाती दौलत उन्होंने वजीर आजम कमाई, वो उन्होंने जाके पार कर दी, अपने बच्चों के नाम के पीछे छुपा दी, तो इसलिए बेचारे भतीजे जो हैं इनको पता ही नहीं था। नहीं, मैं ये भी नहीं मानता, भतीजे बराबर के हिस्सेदार हैं। अब भतीजों को आप लेवरेज ना देना, कल वो कौम के लीडर बनकर उभर आ जाए, ईमानदार, मोमिनीन, छोटे आप खुदा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इस वक्त सबसे बड़ा सियासी जिसको फायदा हो रहा है ना पूरे पाकिस्तान में, वो है ही हमजा शहबाज शरीफ। एक मूवी थी गजनी, नहीं, ये फिल्म आप फायदा देना चाहते हैं उनको। मुझे लगता है उमर साहब मिले हुए हमजा शहबाज से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो इल्जाम लगता है ये नवाज शरीफ साहब से मिले हुए बेनिफिशियरी है। उनसे तो मरियम बहुत बेहतर है यार, खुदा का। नदीम अब्दुल चंद साहब, एक फिल्म, बड़ा अफसोस है, सच्ची बात है इनके ऊपर, ये हमजा शहबाज की तारीफ शुरू कर दी। एक फिल्म थी गजनी, जिसमें एक वो पेशेंट, उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर याददाश्त आती कैसे, आपने देखी है?
मेरे पास आपने देखी है गजनी फिल्म? चले नाज़रीन, दिखा दें गजनी। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते फिर हैं, आप हमें बाद गंजे दोबारा भी आपकी कहेंगे, खिदमत में गजनी की हाजिर। गजनी बना देंगे, आप मुझे भी कह देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के जेलों में जिन बहुत से कैदियों का नदीम अफजल चंद साहब ने जिक्र किया, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े वकील करें जिनको करोड़ों रुपए फीस दी जा सके। और ये जो अच्छे अच्छे तगड़े महंगे महंगे वकील होते हैं वो किस तरह का इंसाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा कहते हैं, जो साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे, लॉ मिनिस्टर भी रहे, कानूनदान भी हैं, कहते हैं तकनीकी इंसाफ। नदीम अफजल चंद साहब, ये तकनीकी इंसाफ कौन सी बला होती है? ये तकनीकी इंसाफ तो वही टर्मिनोलॉजी हमारे वकला बता सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ यहाँ तकनीकी इंसाफ नहीं, यहाँ तकड़ों का इंसाफ और है, कमज़ोरों का इंसाफ और है। तकनीकी इंसाफ तकड़ों के लिए होता है? तकड़ों के लिए होता है, कमज़ोरों के लिए तो उसको कमतरी इंसाफ ही आप ये कह सकते हैं, और उसके लिए क्या है, और नहीं मिलता। वहाँ मरने के बाद फांसी की सज़ा माफ़ होती है और बंदा फांसी पे झूल चुका होता है। वहाँ लोग जेलों में पड़े होते हैं और जजेस केस सुनने से इनकार कर देते हैं। अभी भी आप लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कई मैंने केस देखे कि जजेस ने कहा मैंने नहीं सुनना, प्रेशराइज इतने होते। देखिए, हकीकत है कि जजेस को भी यहाँ प्रोटेक्शन उस तरह नहीं है, फैसिलिटीज उस तरह नहीं है, ये एक अपनी जगह जुडिशियल सिस्टम में खराबी है। लेकिन अब तकड़ों को कुर्बान करेंगे तो लोगों का, छोटे लोगों का एतमाद बढ़ेगा इदारों के ऊपर। एतमाद ही बड़ी ताकत होती है, एतमाद ही बड़ा प्रिविलेज होता है, एतमाद ही सबसे बड़ी तनख्वाह होगी, एतमाद ही उनका एहसास होगा। और एतमाद तब आवाम ओनरशिप तब लेंगी इदारे की। खुदाई कसम मैं कहता हूँ, ये कोई वजीर हो, मैं हूँ, कोई भी असद उमर हो, कोई भी धमकी दे डाल दूंगा। जब लोगों को पता हो ना कि इस अदालत में हमें इंसाफ मिलना है, लोग बोटियां नोच लेंगे जो अदलिया के खिलाफ बात करेगा। लेकिन जब लोगों को पता हो कुछ नहीं होना, तो फिर सोशल मीडिया पर रिश्तेदारियां चलाई जाएंगी, ताने दिए जाएंगे, फिर गंद उछाला जाएगा, फिर कौन विक्टिम होगा? फिर पाकिस्तानी अवाम विक्टिम होगी जब उसका इदारा जवाल पजीर होगा। राइट नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब ने तकनीकी इंसाफ बताया कि वो तकड़ों के लिए होता है। जवानी फिर नहीं आनी एयरवाई फिल्म्स की मूवी बनाई थी, उसमें भी एक इसी तरह का तकनीकी इंसाफ दिखाया गया था, जिसका कि पनामा से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इससे पहले की फिल्म बननी शुरू हुई थी। किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। मिस्टर चट्टा मेरी क्लाइंट को 5 लाख रुपए महाना खर्च देंगे। 5 लाख? 3 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इनके लिए 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं। अरे मेरा नाम मिस्टर चट्टा है, मिस्टर सट्टा नहीं। एक सेकंड योर ऑनर, ये तीनों फैक्ट्रीज के टैक्स रिटर्न्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। फैक्ट्रियां लॉस में। झूठ, बिल्कुल झूठ। अपनी अय्याशी के लिए इसके पास पैसे हैं और मुझे देने के लिए नहीं। अय्याश? ये एक अय्याश आदमी है। अय्याश इधर आ, उतार अपनी ये विग, उतार अपनी ये गंदी विग, दिखा अपना नीम गंजापन, दिखा। ये देखे जज साहब, ये फटी हुई विग पहनता है। ये भी दिखा, ये देखे जज साहब, फटी हुई बनियान पहनता है ये शख्स। और दिखाओ आपको, इधर आ, ये देखे, ये इसका जूता देखे, ये फटा हुआ जूता पहनता है जज साहब, ये फटा हुआ जूता पहनता है। इस इंसान ने क्या याशी करनी है जज साहब, जिसकी विग से लेके जूते तक सब कुछ फट चुका है सब कुछ। अभी तो मैं और कुछ नहीं दिखा सकता, वरना मुझे यकीन है कि इसकी चड्डी भी फटी हुई होगी। 5 लाख को छोड़े आप लोग क्या दे सकते हैं? वापसी का किराया निकाल के नेक ख्वाहिशात और बहुत सी दुआएं। जी असद उमर साहब, आपकी नेक ख्वाहिशात किसके साथ है? मेरी नेक ख्वाहिशात जो है वो पाकिस्तान की अवाम के साथ है। ये बेचारी अवाम जिसने इतने दुख काटे हुए कि इस वक्त आप पाकिस्तान में कहीं चले जाए ना जी, और आप पूछेंगे ये पनामा में क्या होगा और क्या वजीर आजम आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हुआ है, तो 100 में से 99 आपको बोलेंगे। आजम छोड़े, पनामा केस छोड़े, जो बड़े बड़े वकला होते हैं ये फटी हुई बनियान ही दिखाते हैं अक्सर। वो ये फटी बनियान के इक्विवेलेंट है ना जी, इसमें जो चीजें दिखाई जा रही है। इस फिल्म का उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये इस फिल्म का उससे बनाया ताल्लुक है, क्योंकि ये फिल्म जो है ना ये हकीकतों पे बनाई जाती है। ये जो मजाक होता है, फिक्शन होती है, इससे पहले चलते हैं एनी रिजेम्बलेंस टू एनी कैरेक्टर लिविंग और डेड, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन माशरे में जो इंसान देखता है ना उसी को फिर तस्नीफ करता है, तो माशरे में हो ये रहा है जिसको वहां पे दिखाया गया है। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। असद उमर साहब, और वकला जो पैसे लेंगे
वो भी तो भी किसी कारपोरेशन के सही बेल जाएंगे ना। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, हाय राइट, बेचारो, नदीम हाय अफजल चंद बेचारो। साहब, असद उमर साहब, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, जो बड़े बड़े वकला होते हैं, और ये पनामा केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अक्सर अपने जो अमीर तरीन क्लाइंट हैं उनकी फटी हुई बनियानें दिखाते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।